ये है कि जिससे कि थोड़ा आपको क्लियरिटी पता लगे कि हाँ हमारा किस टाइप का हो गया। कुछ अच्छे क्वेश्चन कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहला कंसेप्ट अगर आप देखें पहले क्वेश्चन में, तो उन्होंने बोला है पार्टिकल ऑफ मास m एंड कैरी अ चार्ज प्लस q इन मूविंग अराउंड चार्ज माइनस q अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, प्रूव दैट द टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज प्लस q अबाउट माइनस q इज गिवन बाय t इक्वल टू इतना इतना। क्लियर है? अब हम कैसे बताएंगे? देखो नॉर्मली अगर मैं आपसे बात करूं कि आप कैसे, तो अप्रोच देखो, सबसे पहली काम होता है कि क्वेश्चन को पढ़ना, हमें गिवन क्या है। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो गिवन हमारे पास क्या है कि भैया एक चार्ज, दो चार्ज दे दिए, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज और एक है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज के अराउंड नेगेटिव चार्ज क्या कर रहा है? घूम रहा है। तो उसका क्या बताना है हमें? टाइम पीरियड क्या होगा। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे अगर मैंने कोई चार्ज रख रखा है मेरे बच्चे माइनस q, तो तेरे को पता अगर मैं इसको सेंटर मानूं तो ऐसे करके एक फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स कौन सा होगा? मेरा सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। अब तेरे को पता है सेंटर की तरफ को लगने वाले फोर्स को क्या ले सकता है तू? ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स ले सकता है कि नहीं? सेंटर की तरफ को कौन सा फोर्स लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं? अरे भाई मैंने आपने 11 में पढ़ा रखा है कि आपका सेंट्रीपिटल नाम का कोई भी एक्चुअली कोई फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, पर जो भी फोर्स सेंटर की तरफ को लगता है वही क्या बन जाता है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस टाइम पे सेंटर की तरफ को कौन लगने वाला फोर्स होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब यही फोर्स इसकी तरफ को ना जाके चार्ज ये क्या दे सकता है? अब मैंने आपको एक बात और बताई, मान लो अगर ये चार्ज पार्टिकल ऐसे करके मूव कर रहा हो बी वेलोसिटी से, तो अगर ऐसे करके ये फोर्स लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा इसकी लगातार डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये ऐसे करके घूमता रहेगा। हाँ है ना? यहां पे जब ये पहुंचेगा तो फोर्स की डायरेक्शन ये होगी, यहां पे पहुंचेगा तो ये, और यहां पे पहुंचेगा तो ये, जिसकी वजह से सर्कुलर पाथ से कंटिन्यूअसली मिलेगा। हाँ है ना? अब इसको तू कैलकुलेट कर लेगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा क्या बन रहा है? मेरी अप्रोच है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरा बन रहा है भाई, इसको मैं हटा सकता हूं अब, और मैं ये लिख सकता हूं नाउ कि भाई मेरा जो यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है भाई क्या बन जा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्या? मेरे को पता, दो चार्ज, दो को सेपरेट कर रहा हूं मैं रेडियस r से, लाइट से। कितने रेडियस? r, यहां पे उसको r भी मान रखा है। तो यहां पे अगर मैं रेडियस देखूं मेरे बच्चे, तो मैंने लिख सकता हूं यहां पे k q का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में r का स्क्वायर हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का तेरे को फॉर्मूला पता है क्या हो गया? मास m v का स्क्वायर अपॉन में r। समझ आ रही बच्चा? अब यहां से तो इसको मार सकता है, और यहां से ये होने के बाद में कितना? k q स्क्वायर आ गया अपॉन में r आ गया इक्वल टू m इंटू v का स्क्वायर। अब तेरे को टाइम पीरियड चाहिए, तो टाइम पीरियड अगर मैं देखूं नॉर्मली, अगर मैंने ये मान लिया कि अगर ये जो चार्ज घूम रहा है वो उसका रेडियस r है और b वेलोसिटी से ये घूम रहा है, समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे करके, तो इसकी वेलोसिटी तो मैं यहां से निकाल लूंगा। अब मेरे को अगर टाइम पीरियड चाहिए तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला क्या लगा सकता हूं? t इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 पाई r के बराबर, और स्पीड मेरी हो गई v के बराबर। अरे क्लियर है? अरे स्पीड इक्वल टू v। अब यहां से v की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, ये m कहां जाएगा? अपॉन में, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया? k q स्क्वायर अपॉन में m इंटू r। अरे क्लियर है? यहां से मैं v की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा? k q स्क्वायर अपॉन में m इंटू r। क्लियर है? ये वाली जो वैल्यू है b की वो मैं यहां पे पुट करूंगा, क्या प्रूव हो जाएगा कि नहीं? उसे अंडर रूट में ले, क्योंकि यहां पे अगर तू देख, यहां पे अगर तू चले k की वैल्यू तेरे को पता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होती है। अब अगर इसको प्रॉपर तरीके से लिखेगा कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर अपॉन में m r का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? अब ये वैल्यू तो यहां पर रख दे b के प्लेस पे, तो अपॉन में आ जाएगा, बस इतना है। यहां पे कहां आएगा? ये k की वैल्यू कितना हो जाएगा? क्यू स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m इंटू r। बस ये वैल्यू यहां पर रखनी है, बस और कुछ नहीं। जैसे तो रखेगा ये वैल्यू प्रूफ हो जाएगी। देख इसको भी अंडर रूट में, क्योंकि अंडर रूट में सिर्फ ये वैल्यू है, इसको भी अंडर रूट में लेगा तो इसको क्या लिखेगा? 4 पाई स्क्वायर, और 4 पाई लिखेगा क्या? नहीं, 4 लिखेगा इंटू पाई का स्क्वायर लिखेगा। यहां पे ही वो चीज ऑलरेडी चल रही है, 4 से 4 की मल्टीप्लाई होगा 16 नहीं होगा, और एक साइड में क्या चल रहा है? पाई का स्क्वायर, ये पाई हो गई तो पाई की पावर 3 आ गई। अरे क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट नीचे से ऊपर आ गया mr स्क्वायर, और यहाँ पे क्या रखेगा? r की पावर 2, और एक r ये चल रहा है तो r की पावर कितना हो जाएगा? 3 हो गया प्रूफ। क्लियर है? m इक्वल्स टू सेंटर वो कर सकते हैं क्या? सेंटीमीटर। मैंने क्या बताया, कोई भी अगर मेरे पास में सिंपल उन्होंने एक बात बोली है कि a particle of mass m and carrying a charge plus q is moving around a charge, moving around, घूम रहा है, तो f इक्वल्स टू m आप घूम रहा है, अराउंड घूम रहा है ना। उन्होंने कंसेप्ट को समझ,
उन्होंने क्या बोला कि अराउंड घूम रहा है, कि यहां पे कोई चार्ज रख रखा है, इसके अराउंड में कौन घूम रहा है, ये घूम रहा है माइनस क्यू चार्ज, तो सेंटर की तरफ को लगने वाला ये है। समझ में आ गई बात? सेंटर की तरफ को अगर ये लग रहा है तो ऑब्वियसली सेंटीपिटल फोर्स बन गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है तभी तो हम ये केस ले रहे हैं, नहीं तो फिर वो लेते, जो भी फोर्स लगे। चल आगे देख, अगला क्वेश्चन देख, अगला क्वेश्चन, चल ये वाला क्वेश्चन देख, जल्दी सोच, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन में दे रखा है इन द फिगर सो कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अराउंड द स्फीयर S1 एंड S2 एंड आपको बताना द वायर AB shown here has a linear charge density lambda and given by lambda equal to kx and where x is the distance measured from the wire। अब एक बात और यहाँ पे एक बात तेरे को समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन में, पहले तो ट्राई कर ले 1-2 मिनट। तो सबसे पहले मैं तेरे को अप्रोच बता देता हूँ। देख यहाँ पे 2 स्फीयर दे दिए, एक स्फीयर S1 है, एक स्फीयर S2 है। स्फीयर S1 के अंदर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस Q, स्फीयर S2 के अंदर वायर रखा हुआ है, स्फीयर S2 के अंदर वायर रखा हुआ है ये वाला AB वायर। अब AB वायर की लंबाई कितनी दे दी है L। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, आपको नॉर्मली पता होगा वायर पे जो चार्ज होता है उसको हम शो करने के लिए क्या यूज करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं क्या नहीं, हाँ या ना बोल यार। अब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। अरे यही तो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अब मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि मेरे बच्चे अगर कांस्टेंट वैल्यू होती तो मैं यूज कर लेता, पर यहाँ पे जो है ये वेरिएबल केस दे रखा है। चार्ज की वैल्यू देख, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू वेरिएबल है, kx दे रखी है, k कोई कांस्टेंट होगा और x क्या है, यहाँ से लगातार डिस्टेंस बढ़ रही है तो लगातार चार्ज की वैल्यू बढ़ रही होगी। सोच कैसे करेगा, पहले देख ले 2 मिनट, उसके बाद चल इसका अप्रोच देखते हैं। देख सबसे पहले ना, देख मैं कई बार बता चुका हूं तेरे को, पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ ले, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर ले, क्या तेरे को दे रखा है, क्या तेरे से पूछ रहा है, और उसके बाद अप्रोच लगाने की कोशिश कर, कौन सा ऐसा फॉर्मूला लगाऊं जिससे मेरे केस बन जाए। ठीक है, तेरे से क्या क्या पूछा गया, कैलकुलेट द टोटल फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड थ्रू द स्फीयर S1 एंड S2। चल मतलब तेरे से पूछा क्या गया, फ्लक्स पूछा गया, S1 से कितना बाहर निकल कर आ रहा है और S2 से कितना बाहर निकल कर आ रहा है। क्लियर है? चल भाई चलें, देख इसको करने के लिए देख एक अप्रोच हम यहाँ पे ये लगा सकते हैं। क्या अप्रोच लगाएंगे, देख नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे चलूँ तो मेरे पास में देख एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज हो जाएगा। अगर मैं S1 का वो फ्लक्स निकालूं, किसका, S1 का, अगर मैं यहाँ पे नॉर्मली आपको पता है स्फीयर की बात हो रही है तो ये 3D बॉडी है तो गॉसियन सरफेस हो गई। गॉसियन सरफेस है तो हम गॉसियन लॉ कंसेप्ट लगा सकते हैं। क्या होता है आपको पता है कि अगर वहां पे जो फ्लक्स होता है टोटल दैट इज Q टाइम्स और Q एनक्लोज, ये जो Q होता है कौन सा वाला होता है, एनक्लोज्ड वाला, है ना, दैट Q एनक्लोज इज मस्ट बी द 1/ε0 टाइम्स, हाँ या ना, ये तो होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो अब एनक्लोज का वैल्यू देखें, अगर पहले वाले के लिए, फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं तो सिर्फ Q ही तो है एनक्लोज में, तो बाहर क्या चार्ज रखा उससे हमें कोई मतलब। मैंने ये बात पहले बता दी है कि गॉसियन सरफेस में हम वही चार्ज रखते हैं यहाँ पे Q एनक्लोज में जो उस सरफेस के अंदर हो, बाहर क्या चार्ज हमें उस बात से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो हमारा चार्ज है उसकी वैल्यू कितनी है, Q, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा बता, Q अपॉन में ε0, बस इसका तो इतना ही आ गया, ये Q1 ये φ1 की वैल्यू हो गई। बात कहानी कहां पर अटक रही है आके, इस पे, यहां पर S2 पे। S2 के अंदर तो भाई ये वाला चार्ज भी है और ये वाला चार्ज भी है, दोनों कैलकुलेट करने हैं हमें। तो अगर हम कैसे कर सकते हैं, देख नॉर्मली इसके अप्रोच के लिए मैं तेरे को एक कंसेप्ट बता रहा हूं कैसे तू करेगा। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो एक काम कर सकते हैं बेटा आप, जैसे कि यहां पे लैम्डा दे रखा है तेरे को, लैम्डा देने के बाद में तो एक काम कर सकता है, लैम्डा इक्वल टू तेरे को पता है क्या होता है, Q/L, यही होता है बेटा, हाँ है ना। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, kx, हाँ ना, समझ आ रही बात, k इंटू एक्स। अगर मैं छोटी सी लेंथ ले लूं, छोटी सी लेंथ मैंने क्या ले ली, dx ले ली, क्या ले ली, dx ले सकता हूं, तो कितना चार्ज होगा छोटी सी लेंथ dx पे, dq मैंने मान लिया। क्लियर है? तो यहां पे कितना हो जाएगा, d इंटू क्यू अपॉन में d इंटू एक्स, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर मैं dq को सब्जेक्ट बनाऊं तो dq इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, k इंटू एक्स इंटू डी एक्स, कोई कंफ्यूजन इसमें, अरे हाँ है ना।
अब मैं दोनों साइडों में क्या कर सकता हूं, इंटीग्रेशन। जैसे मैं इंटीग्रेशन करूंगा मेरा काम बन जाएगा भाई, बनेगा कि नहीं? अब तेरी लेंथ कहां से जा रही है, 0 से लेके L तक। अरे जा रही है कि नहीं बता, कहां से? 0 से लेके L तक। ये 0 है, ये तेरा L है। क्लियर है? अब यहां से 0 से लेके L तक। जब तेरी लेंथ 0 है तो तेरा चार्ज 0 होगा। जब तेरी लेंथ L तक पहुंच गई तो कंप्लीट, तेरा चार्ज कितना हो गया मान ले, Q। तो ये 0 से Q, इधर 0 से लेके L तक। तो यहां पे क्या बच गया, Q बच गया तेरा। यहां पे कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, k x स्क्वायर अपॉन में 2। ठीक है, लिमिट क्या है, 0 से लेके L तक। अरे क्लियर है, 0 to L। अब यहां पे कितना हो, Q इक्वल टू k L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज द चार्ज। अब ये मेरे चार्ज की वैल्यू आ गई भाई, समझ में आ गई बात। अब मैं अगर ये तो तेरा पता लग गया, इसको तो मैं हटा दूं, इसको तो हटा सकता हूं ना। अब मैंने हटा दिया तो अब मेरे को क्या चाहिए, दूसरे वाले का फ्लक्स चाहिए। तो कितने चार्ज है भाई इसके अंदर, 2 चार्ज इनक्लोज्ड है, तो Q1 प्लस Q2 अपॉन में एप्सिलॉन नोट। Q1 की वैल्यू ये रखी हुई है अंदर, Q आ गया, और प्लस Q2 की वैल्यू कितनी है भाई, KL स्क्वायर बाई 2। यहां पे देख न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे सकता, हो सकता है वो क्या देता है, रोड मेरी जो है 5 मीटर है और K की वैल्यू तेरे को दे देता भैया, इसकी वैल्यू 2 × 10⁻⁻2 है। मैं बता भाई वैल्यू क्या होगी। तो न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आ सकता है। अगर तू डेरिवेशन कर तो न्यूमेरिकल तो कर ही लेगा। ये वेरिएबल क्वेश्चन के कंसेप्ट को अगर तेरे को पता है, न्यूमेरिकल करना इससे ईजी होता है। वेरिएबल कंसेप्टों को से डील करना ईजी होता है, न्यूमेरिकल को डील करना। बस तू ये समझ तेरे को क्या वैल्यू गिवन है और तेरे से पूछ क्या रहा है। तेरे क्वेश्चन की लैंग्वेज तेरे को समझ आती है, इंग्लिश तेरे को अच्छे से समझ आती है, तेरे को ये पता है कि हाँ भाई क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्या मेरे से पूछना चाह रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ पहले क्वेश्चन की डिमांड समझ लो, कहाँ आधी कहानी वहीं पर खत्म हो जाती है। क्या हो जाएगा बेटा, के L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 अपॉन में क्या चल रहा है बेटा, एप्सिलॉन नोट। समझ आ रही बात, यहीं पे खत्म कर सकता है, या फिर अपना एलसीएम ले ले 2 का, कहानी को खत्म कर दे। कितना हो जाएगा बेटा, 2Q × KL स्क्वायर अपॉन में 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन। ये हो गया तेरा 5। समझ आ रहा है? ये सब दे रखा है हमें, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये हमें पता है। डन। चल भाई जल्दी नोट कर ले इसको। ठीक है, समझ आ गया। तो हमारी अप्रोच पहले अच्छी होनी चाहिए, पहले हमने लैंग्वेज अच्छे से आनी चाहिए कि क्वेश्चन जो कह रहा है वो कहना क्या चाह रहा है हमसे, क्या क्या वैल्यू गिवन है। मैं हमेशा बोलता हूं मेरे बच्चे, किसी भी क्वेश्चन को करने के 2-3 तरीके बहुत आसान होते हैं। 2-3 तरीके अगर आपको आते हैं, 3 तरीके से आप अप्रोच कर रहे हैं या 3 कैपेबिलिटीज आपके पास है, तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। पहले ये कि आप क्वेश्चन को पढ़ लो, उसकी लैंग्वेज आपको ये समझ आना चाहिए क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, वो हमसे क्या मांग रहा है। फिर इतना पता लग जाए तो पहले ये सोचो अगली बार कि हमें कितने फॉर्मूले पता हैं जिससे हम यहां से दी हुई वैल्यू से वहां तक पहुंच सकते हैं जो हमसे पूछी गई है। अब वो फॉर्मूले लिख लो। अब वो फॉर्मूले में देखो कि यार कौन कौन सा फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर सकता हूं। फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, अब तो क्या है, कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन अगर आपकी आती है तो आप रिजल्ट तक पहुंच जाओगे फिर। और ऐसे क्वेश्चनों में तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं होती है, बस आपको अप्रोच पता होना चाहिए। चले भाई, अर्जुन त्रिपाठी हो जाएगा। अब ये कर लोगे, चलो जल्दी। ये साइड 1 नोट कर लो, वो तो तुमने पहला वाला तो कर ही लोगे आराम से। ठीक है बेटा, चल 1 2 3 चल ये क्वेश्चन कर देख। अच्छा, ये वाली जो लैंग्वेज है ना, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आएंगे ना उनमें ये वाली लैंग्वेज मिलती है बच्चों को। ये देख रहा है, ये वाली लैंग्वेज, ये लैंग्वेज मिलेगी जितने भी, चाहे तू कुछ भी दे रहा है, चाहे तू नीट का एग्जाम दे रहा है, जेई का एग्जाम दे रहा है, समझ आ रहा है, कोई सा भी एग्जाम दे रहा है, कोई से भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लैंग्वेज, जैसी बच्चों को ये लैंग्वेज मिलती है वो सोचता है अरे क्या पूछ लिया, क्या दे रखा है। ऐसा कुछ नहीं होता है, कहानी वही है भाई सब, कोई ऐसा कुछ अलग नहीं है इसमें। समझ आ रहा है तेरे को, ऐसा कुछ अलग नहीं है, बात कहानी वही है। ठीक है, नोट कर ले एक बार, देख ले एक बार, थोड़ा 2 मिनट इसको अप्रोच को लगा दे, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं हम आगे क्या कहानी है इसकी। ठीक है, ये तो सर वो है, शैल के बीच में हो गया कहानी, नोट कर ली। चल देख, अब मैं यहां पे तेरे को समझाऊं तो यहां पे क्या देगा, 2 थिन कोसेंट्रिक एंड कोप्लेनर स्फेरिकल सेल। मतलब सबसे पहली बात है कि कोसेंट्रिक भी है और एक ही प्लेन में रखे हुए हैं। ठीक है बेटा,
रेडियाई ए एंड बी, दो रेडियस दे दी, एक का रेडियस ए है, एक का रेडियस बी है, और ए वाला जो है छोटी रेडियस का, बी वाला जो है वो बड़ी रेडियस का। क्लियर बात यहां पे समझ में आ रही है? एक के पास चार्ज कितना है क्यू और एक के पास कितना है कैपिटल क्यू। रिस्पेक्टिवली फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट, किन किन पोजिशनों पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, वो हमें पोजीशन बता दी है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं कुछ इस टाइप से डायग्राम बना सकता हूँ, लाइक दिस। मैंने यहाँ पे बना लिया, चलिए इधर कॉर्नर पे दिखा देता हूँ। एक ये बना लिया, एक ये बना लिया, ठीक है बेटा। ऐसे करके दो डायग्राम मैंने यहाँ पे तेरे के लिए बना दिया है। यहाँ पे अगर तू देखेगा तो ये वाला इन्होंने बोला ए और ये वाली डिस्टेंस को बोला इन्होंने बी। देखो बी इज ग्रेटर देन ए है, हमने अप्रोच लगा ली। एंड अगर हम देखें यहां पे तो आगे क्या है, आगे कैसे करेंगे? यहां पे हमारे पास दो चार्ज है, एक पे चार्ज कितना दे दिया Q और दूसरे वाले पे कैपिटल Q रिस्पेक्टिवली। तो अब हम पहले जो चार्ज दे रखा है, पहले हमारे पास ये A एंड B की बात करी है, तो A वाले पे कितना चार्ज है भाई? स्मॉल q। तो यहाँ पे स्मॉल q आ गया, यहाँ पे कितना आ गया कैपिटल Q। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अब अगर हम आगे चलें तो उनसे पूछा कि कहाँ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना, हमें ये बतानी है। तो देखें अगर हम कहाँ कहाँ बताना बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, चल इस बात को लेके चलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर मैं बात करूँ तरह से, तो पहले ये वाला केस दे दिया उन्होंने, कह दिया कि x क्या, कोई भी वो डिस्टेंस जो तू सेंटर से चल रहा है, ये x जो है वो 0 से तो बड़ा है पर a से छोटा है। मतलब कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवा रहा है? मतलब यहाँ पे। अरे क्लियर है? अंदर पहले वाले चार्ज के भी इनसाइड में। समझ आ रही बात? और इस पॉइंट को चल मैंने बोल दिया x। ओह सॉरी, x तो ले ही नहीं सकते, चलो कोई और ले लेते हैं, क्योंकि x तो डिस्टेंस ही बोला उन्होंने, ठीक है बेटा। तो उन्होंने चल ये पूरा ये डिस्टेंस इस वाले पॉइंट पे, इसको मैंने बोल दिया चल मेरा c बोल दिया। क्लियर है? c पॉइंट पे बताना है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस को उन्होंने बोल दिया x। अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताने चलो मेरे बच्चे, अच्छे ध्यान रखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या लगाएगा? E इक्वल टू के क्यू अपॉन में r का स्क्वायर। हाँ है ना? अब यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर लगाएगा। अब ये क्योंकि 3D बॉडी का खेल है, तो 3D बॉडी का खेल है, तो नॉर्मल अगर पॉइंट चार्ज होता तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकता था। अब तू ये वाला फॉर्मूला यूज करके कैलकुलेट नहीं कर सकता। अब तू कहां लगाएगा? अब तू लगाएगा गॉस लॉ, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कोस थीटा इक्वल टू क्यू एन क्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये लगाएगा। अगर तू यहां पे देखे, अगर मैं इससे होता हुआ एक इनक्लोज सरफेस बना दूं, इसी पॉइंट से होता हुआ, तो चार्ज तो कुछ इनसाइड में है ही नहीं। क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी है? क्यू इनक्लोज की वैल्यू है 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा भाई पहले पॉइंट के लिए? 0। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात? ये पहले पॉइंट का हो गया कहानी। अगर मैं दूसरे पॉइंट की कहानी तेरे से डिस्कस करता हूं, ये तो पहले पॉइंट क्लियर है यहां तक। दूसरे पॉइंट पर अगर मैं डिस्कस करता हूं तो क्या आएगा सर? निकल के देख। दूसरे पॉइंट को अगर तू डिस्कस करता है ये, तो यहां पे कह दे रहा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a, एंड b से क्या है? लेस देन b है और ग्रेटर देन a है। इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है अगली बार यहां से, वो कहीं यहां पे दोनों के बीच में। अरे हाँ है ना? तो अगर मैं इससे होता हुआ कोई स्फीयर बना लूं ये, तो इसके अंदर कौन सा इनक्लोज चार्ज आ रहा है? स्मॉल क्यू वाला। तो अगर मैं वही वाला कंसेप्ट लगाता हूं, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कोस थीटा इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहां पे इनक्लोज चार्ज की वैल्यू बता किसके बराबर आई है? बता, स्मॉल क्यू के बराबर। क्लियर है बेटा? अब यहां पे ई की वैल्यू बाहर निकालेगा तो ये बता, यहां पे यार देख छोटा सा एरिया तू बाहर निकालेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर होगा, एरिया ही बाहर, एंगल कितना बनेगा? 0। ये सब बेसिक बात है, तेरे को पता ही है। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? यहां पे 0। तो ई बाहर आ गया बेटा, इंटीग्रेशन किसका करेगा? डीए का। कोस 0 की वैल्यू होगी 1। क्यू एन क्लोज की वैल्यू कितनी है? क्यू एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट यहां पे? अब यहां पे अगर तू इसका एरिया निकालेगा भाई, यहां पे इसका एरिया निकालेगा, तो यहां पे एक्स की वैल्यू उन्होंने क्या बोली है? ग्रेटर देन है ए से, या इक्वल टू ए है, तो ऑलमोस्ट ए के बराबर मान सकता है कि नहीं? अरे भाई उन्होंने बोला जस्ट हम थोड़ा सा ऊपर मान रहे हैं। अरे क्लियर है? उन्होंने बोला कि x इज कैन बी इक्वल टू, अरे समझ आ रही बात? ग्रेटर और इक्वल। तो मैंने क्या माना? ऑलमोस्ट x को इक्वल मान लिया a के। कोई डाउट तो नहीं है? तो यहां पे क्या करेगा तू? जब इसका एरिया निकालेगा तो कितना हो जाएगा? 4 पाई a का स्क्वायर। क्लियर है? इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट यहां पे? e की वैल्यू तू निकालेगा कितना हो गया? 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन में a का स्क्वायर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। समझ में आ गई बात? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ है ना? ये नॉर्मली x भी रख सकता है, नॉर्मली x भी रख सकता है, पर तू यहां पे शो कर देना कि दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन टू b। बस यहां पे x भी रख सकता है।
सम टाइम न्यूमेरिकल वैल्यू में क्या होता है, यहां पे ये कह देगा कि इस वाले की रेडियस कितनी है 5 मीटर, इसकी रेडियस कितनी है 15 मीटर। भाई मेरे को बता 8 मीटर पे कितना होगा, सर तो 8 मीटर बीच में तो है, उस टाइम पे तो पता है। हाँ सर इसको डायरेक्ट के क्यू बाय आर स्क्वायर वाला भी लगा सकते हैं। अब यहां पे मैं कह रहा हूं भाई गोस लॉ को यूज कर। अब तेरे को पता है कि एनक्लोज के बेसिस पे तो तुझे पता लगा चार्ज कौन सा है, यहां पे पॉइंट चार्ज कोई ना रखा हुआ है यहां पे। तो मैं मान रहा हूं तेरी बात भाई, तू कह रहा है कि सर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, है ना, आर के स्क्वायर वाला लगा सकते थे, पर यहां पे पॉइंट चार्ज यहां पे इसके सेंटर पर नहीं है ना। सर लेकिन वो उसके लिए तो एक तरह से पॉइंट, उसके लिए बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर तू देखेगा तू सोच रहा है कि सर यहां से मेजरमेंट कहां से हो रहा है, यहां से। समझ में आ गई बात? चल डन, चले आगे। चल नेक्स्ट, अगला क्या, अगला तो तू आराम से कर लेगा यार, हाँ कर लेगा ना। अगला वाला तो थर्ड वाला ये कह रहा है कि भाई ये जो अगली बार x है वो ग्रेटर देन b है और लेस देन और इक्वल टू इन्फिनिटी है, तो मतलब कहीं ना कहीं बाहर पॉइंट है भाई ये यहाँ दोनों से बड़ा, तो इसमें तो दोनों चार्ज आ जाएंगे इस बार, दोनों चार्ज मतलब क्यू एन क्लोज की वैल्यू इस बार क्या रख देनी है बस तूने, और कुछ नहीं करना। क्यू एन क्लोज की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, कैपिटल क्यू और प्लस स्मॉल क्यू, और कुछ बस कुछ नहीं करना, ठीक है, समझ में आ गई बात। चल आगे बढ़ना। रेडियस क्या रखनी है सर, रेडियस वो इक्वल टू में कह रहे हैं ना, बी की वैल्यू रख दे, नहीं दे रखी तो इन्फिनिटी के लिए। हाँ इन्फिनिटी और इक्वल टू। अब देख जैसे यहाँ पे दे रखा है, तो जब भी तेरे को न्यूमेरिकल फॉर्म है, अब यहाँ पे तू एक्स ही मान ले और एक्स को क्या रिप्रेजेंट कर ले, ये रिप्रेजेंट कर दे, समझ आ रही बात, कुछ नहीं आ रहा एक्स रिप्रेजेंट कर दे और बाद में ये चीज रिप्रेजेंट कर दे, हाँ भाई ये वैल्यू है एक्स की, न्यूमेरिकल फॉर्म होगा तो एक्स की वैल्यू देगा वो, और कुछ नहीं है बस। चल भाई अगला केस देख। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं आपसे, तो क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद आगे डिस्कस करता है। चल भाई बहुत अच्छा, ऐसे ही करता रहे। क्या दे रखा, ए पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरी अ चार्ज ऑफ 2 × 10⁻⁸ कूलम is at rest in the horizontal uniform electric field of 2 × 10⁻⁴ volt per meter, finding the tension in the thread at the pendulum and the angle it make with the verticals। अब ये वाला क्वेश्चन ना कभी कभी दो चार्जेस के बेसिस पे भी आता, पर यहाँ पे दो चार्ज ना देख के सिर्फ क्या दे दिया तेरे को, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, एक चार्ज दे दिया, ठीक है। अभी कभी कभी क्या आता है इस क्वेश्चन में दे देगा भाई दो चार्ज हैं ऐसे करके इक्विलिब्रियम में आ गए, ऑब्वियसली इस पे भी अगर क्यू चार्ज इसके में भी क्यू चार्ज तो एक दूसरे रिपल करेंगे, एक टाइम पे कहाँ आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में। पर यहाँ पे ऐसा केस नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया कि एक ही मास है पर उसको हमने काय पर रख रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो बताओ वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अब ये कैसे करेंगे, अब नॉर्मली मैंने क्या करा, ये मैंने हॉरिजॉन्टल लेट कर लिया यहाँ पे, दिस इज द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, समझ आ गई बात। अगर मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेट कर लेता हूँ ये, तो ये मेरा क्या हो गया मेरे बच्चे, मान ले पेंडुलम है, कोई डाउट तो नहीं है। तो पेंडुलम के पास में मास दे रखा है, ये मास लेट कर लिया मैंने स्मॉल एम, कोई डाउट नहीं है इसमें। यहां से ये मान ले भाई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अरे मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रहा है, ये एक्स डायरेक्शन में, समझ आ रही बात। कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन पर हमने मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो इस पॉजिटिव चार्ज को वो अपनी ही डायरेक्शन में क्या करता है, करेगा, फोर्स लगाएगा। अब अच्छा इस पे कितना फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, इस पे लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पे यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, Q × E, ये तो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पे, हाँ है ना, ओके। अब इसका यहाँ पे नीचे की तरफ को mg ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर ये यहाँ पे थीटा बना रहा है मेरे बच्चे, तो जेड एंगल यहाँ पे बन जाएगा, अरे ये थीटा तो ये भी थीटा, और यहाँ पे कितना टेंशन होगा, लेट से टेंशन की वैल्यू कितनी लेट कर ली मैंने, T, ये टेंशन है मेरा T, तो अगर ये T टेंशन है तो इधर को कंपोनेंट कितना आ गया, T cos थीटा, और ये पेंडुलम अगर हटा दे तो इधर को चला जाएगा, देख जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटाऊंगा इधर भाग जाएगा, तो इधर ही तरफ को जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, T sin थीटा, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा एक बात और समझ, तू सोच सर ये टेंशन फोर्स क्यों आ गया, टेंशन फोर्स किसी वजह से आ रहा है, mg की वजह से, अरे समझ रहा है ना, और mg की वजह से ये इधर जाना चाह रहा है, अरे समझ रहा है ना, ओके, क्योंकि टेंशन फोर्स इस पे आया mg की वजह से, mg की वजह से इधर। अगर हम चलें यहाँ पे तो दो फोर्स यहाँ पे लग रहे हैं हमारे, इक्विलिब्रियम करना पड़ेगा हमें। अगर मैं इक्विलिब्रियम करूं तो ये कहानी, ये देख ये वाली कहानी जो तेरे को दिख रही है यहाँ पे, है ना, ये और ये आपस में बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम का केस है। तो T, अच्छा ये वाला किसके बराबर होगा, इसके, इक्विलिब्रियम में तो T sin थीटा, T sin थीटा बराबर किसके हो गया, QE के, ये पहला केस, और T cos थीटा इक्वल टू किसके हुआ, mg के, ये हो गया मेरा दूसरा केस। दोनों को डिवाइड कर दे, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय
इक्वेशन सेकंड। ठीक है, जैसे ही मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो क्या हो गया बेटा पता, tan थीटा, बहुत बढ़िया। tan थीटा इक्वल टू कितना हो गया बेटा पता, QE/mg, है ना। अब यहाँ पे थीटा तेरे को निकालना है तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, tan इनवर्स QE/mg। बाकी सब तेरे को वैल्यू दे रखी है, पुट कर और कैलकुलेट कर ले। अरे समझ आ रहा है ना, Q की वैल्यू तेरे को दे दी, चार्ज की वैल्यू, मास की वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, जी तेरे को पता ही है 9.8 रखना, क्या कैलकुलेट हो जाएगा। और क्या पूछा गया इसमें, टेंशन पूछ रखा है। अब तेरे को थीटा पता लग गया, समझ आ रही बात, किसी भी एक इक्वेशन में रख देना थीटा। अरे भाई समझ आ गई बात, किसी भी एक इक्वेशन में थीटा रख देना और कैलकुलेट कर लेना टी की वैल्यू, समझ आ जाए, पहली में जाए सेकंड में। ठीक है, चल डन, चले चल अगला क्वेश्चन देख। चल भाई ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक बार और मैंने कराए थे आपको, हाँ ट्राई कर। तीसरी बार हो जाएगा ना आराम से। तो यहां पे वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तेरे से, क्या पूछ रहा है, फ्लक्स वगैरह, तो ऑलमोस्ट कर लोगे तुम सब, ये वाला भी कर लोगे। चल भाई आगे चल लेते हैं, ये वाला देख। चल ये वाला क्वेश्चन देख, क्वेश्चन की अप्रोच देख, क्वेश्चन को पढ़ एक बार और जो चीजें समझ में आए उनको लिख ले कि ये चीज मेरे को दे रखी है और मेरे से ये चीज पूछ रहा है। सबसे पहले अप्रोच समझ ले। ये कह रहे हैं कि एन इन्फिनिटीली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर है हमारे पास, हैज अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा पर सेंटीमीटर दे रखा है। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द वायर एज इट सेंटर विद द कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सर्कुलर प्लेन परपेंडिकुलर टू द वायर। आपको बताना है डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर इट्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा इसकी, ये बताइए। चल सोच जल्दी अच्छे से। अप्रोच लगाना सीख ले यार, और क्या है। ठीक है, अप्रोच लगाना सीख लेगा तो आधा काम वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। देखो मोस्टली क्या होता है ना, बच्चे कहाँ पे फंसते हैं, लैंग्वेज पे। आधे बच्चे तो लैंग्वेज पे फंस जाते हैं, दे क्या रखा है पता ही नहीं चल रहा सर, दे क्या रखा है क्वेश्चन में पता ही नहीं चलता। जब यहाँ से पढ़ते सर यहाँ का भूल के क्या दे रखा था शुरू में, है ना। अप्रोच जो शुरुआत में तेरे को वैल्यू दे रखी हो उनको लिखता जा, चाहे इजी लैंग्वेज में लिख ले, हिंदी में लिख ले, इंग्लिश में लिख ले, तेरे को जो देख रखा है उसको पहले लिख ले क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से, और फिर सोल्व कर। सोच कैसे करूंगा मैं, यहाँ से वहां तक कैसे पहुंचूंगा। ठीक है, चल तेरे को मैं 2 मिनट दे देता हूँ, सोल्व कर ले इसको। ठीक है, चले हुआ, ट्राई करा। चलो चल देख ले, कोई नहीं। तो क्वेश्चन को अप्रोच देख पहले क्वेश्चन के, ठीक है बेटा। तो यहां पर अगर हम चल रहे हैं तो कह रहे हैं एन इन्फिनिटी लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज स्ट्रेट वायर हैविंग अ लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो मैंने कुछ ये ले लिया बेटा, ये एक यहाँ पे इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और ये कैसा है मेरे बच्चे, पॉजिटिवली चार्ज। इसके लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना ले लिया, लैम्डा। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब आगे मेरे से पूछ रहा है मेरे बच्चे, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड दी वायर। वायर के अराउंड कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और वायर के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। भाई मैंने ये मान लिया ऐसे करके घूम रहा है, कोई डाउट तो नहीं है। अरे भाई ऐसे करके घूम रहा है, और ये कह रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वायर, तो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। सर अमर मिश्रा से स्वतंत्र और सीमा को बुला रहे हैं। अब यहां पे ये चीज है, अब ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके रिवॉल्व कर रहा है। अब ऐसे जब ये रिवॉल्व कर रहा है मेरे बच्चे, तो नॉर्मली क्या होगा, इधर की तरफ को क्या लग रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अरे ये वायर खींच रहा होगा ना इसको, हाँ है ना। अब मान ले इससे r डिस्टेंस पे यहां से रिवॉल्व कर रहा है, कितने डिस्टेंस पे, r पे। अगर ये r डिस्टेंस पे यहां से रिवॉल्व कर रहा है मेरे बच्चे, तो यहां पर r डिस्टेंस से बाहर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तेरे को पता होगा,
अरे भाई अगर मेरे पास इस वायर के पास में लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो यहां से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है बता, E इक्वल टू के 2 लैम्डा बाय r, ये तो पढ़ रखा है। अरे ये तो वैल्यू होती है, k की वैल्यू कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इस वायर की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पे। तो अगर हम यहां पे देखें तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा कितने से, E इंटू ई से। यहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं। अब मैं यहां पे अगर बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मेरे पास है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहां पे इस पे लग रहा है उसकी वैल्यू कितनी है, k 2 लैम्डा अपॉन में r, और चार्ज की वैल्यू तेरी E, तो फोर्स लगने वाला जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी वैल्यू कितनी होती है, E इंटू ई। तो कितना वैल्यू हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का बता, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया मेरा कितना, k 2 लैम्डा अपॉन में इंटू ई अपॉन में r, ये हो गया। अब ये मेरा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या बन गया, सेंटीमीटर फोर्स। तो इसको मैं सेंटीमीटर फोर्स के बराबर कर सकता हूं। सेंटीमीटर फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन में r। कोई डाउट यहां तक, r, इस r से r खत्म, तो क्या बचा, k 2 लैम्डा इंटू ई इंटू mv स्क्वायर, यही तो होता है। अब mv स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई। हमसे पूछा क्या है, काइनेटिक एनर्जी, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर, बस mv स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, काम बताओ। अरे क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अच्छा बस यही करना था तेरे को, और तो कुछ करना ही नहीं है भाई। तो एक सिंपल अप्रोच समझ के यार, काइनेटिक एनर्जी होती है mv स्क्वायर। हमें पता है कि यार जो फोर्स इधर लग रहा है अगर ऐसे करके घूम रहा है कंटिन्यूअसली, तो लगातार एक फोर्स लग रहा है जो उसकी डायरेक्शन को चेंज कर रहा होगा, वही फोर्स क्या बन गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंटर की तरफ को लगने वाला। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या होता है, mv स्क्वायर होता है। हमारे माइंड में वहां से बात क्लिक करनी चाहिए कि यार उसमें क्या होता है, mv स्क्वायर होता है। अब mv स्क्वायर होता है तो समझ जाओ यार, वहां से हम वो mv स्क्वायर को सब्जेक्ट बना देंगे, काइनेटिक एनर्जी को सेट कर देंगे। समझ में आ गई बात, यही तेरे को देखना है। चले आगे, डन। उसको चेंज इन वर्क डन से निकालेंगे फिर। हाँ, चेंज इन वर्क डन से नहीं, अगर काइनेटिक एनर्जी तो ये दूसरे कंसेप्ट से निकालनी है तो दूसरा कंसेप्ट होता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, ठीक है, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये कंसेप्ट होता है। समझ आ रही बात। और तेरे को पता है सेंटीमीटर फोर्स का वर्क डन क्या आता है, 0 हमेशा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और किसकी वजह से मेरे बच्चे, डिस्प्लेसमेंट और तेरे फोर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो सेंटीमीटर फोर्स की वजह से हमेशा वर्क डन 0, तो उस कंसेप्ट को निकाल ही नहीं सकता। तो यहां पे भी तेरे को क्या करना पड़ेगा, एक और फोर्स लग रहा होगा, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक भी ऐसे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट उसका भी अलोंग नहीं जा रहा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऐसे लग रहा है, सेंटीमीटरली तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बना, तो यहां पे उसके कंसेप्ट से तो निकाल ही नहीं सकता। समझ में आ गई बात, क्लियर है। चल आगे देख लिया, आगे ये अगला क्वेश्चन में भी एक और क्वेश्चन है इसके बाद। चल क्वेश्चन को पढ़। कह रहे हैं कि 2 long straight wire 1 and 2 are kept as shown in the figure. The linear charge density in 2 wires are lambda equal to lambda 1, मतलब पहले वाले की linear charge density कितनी थी, 10 माइक्रोकूलम पर मीटर, lambda 2 की -20 माइक्रोकूलम पर मीटर। Find the net force F experienced by the electron held in the at the point P, मतलब इस P पॉइंट पे, मतलब इसको P पॉइंट है, सॉरी ये यहाँ पे कोई पॉइंट क्या है, ये पॉइंट क्या है बेटा, P। इस P पॉइंट पे क्या रखा है हमारा, एक इलेक्ट्रॉन रखा है, इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा ये तेरे को बताना है। जल्दी एक बार यूज कर ले अच्छे से। अप्लाई कर। यहां पे भी लेमडा लेमडा का कंसेप्ट लगा रहा है। मैं सिंपल तेरे को अप्रोच बता दूं यार, ऐसा लेमडा लेमडा से कैसे फोर्स लगेगा, तो ये पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अरे यार ये भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहा हो, यहाँ पे ये भी सेटअप कर रहा होगा। ये कैसा है, पॉजिटिव है, ये कैसा है बेटा, बता कैसे चार्ज है इस पे, पॉजिटिव, इस पे कैसा है, नेगेटिव, हाँ है ना। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से कैसे होगा बता, पॉजिटिव से नेगेटिव, ये होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ है ना। अब इससे भी इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से भी इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाह रहा होगा, ये भी इस पे इधर भेजना चाह रहा होगा, तो दोनों का फोर्स क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा दोनों की वजह से। समझ रहा है ना, तो दोनों का काम कर सकता है तू, क्लियर है। तो ये काम तो आराम से सेटअप कर सकता है। कैसे निकालेगा, दो ऑप्शन है तेरे पास भाई। तेरे को पता है नेट फोर्स अगर मेरे को चाहिए एफ नेट, तो एक तो F1 प्लस दोनों का सम, तो दोनों का फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है,
अब तेरे को फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू E1 प्लस E इंटू E2। दोनों में से कॉमन क्या है? E कॉमन है। E कॉमन अगर मैं करता हूं तो कितना हो गया? E1 प्लस E2। कोई डाउट? अब E1 और E2 की वैल्यू तेरे को पता है, निकाल लेगा ना आराम से यार। इसकी वजह से डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 30 है, तो यहां तक के लिए इसके जब फर्स्ट वाले से निकाले 10 मीटर रखना, उसके लिए लगाओगे तो 20 लगना। अब तेरे को पता है E इक्वल टू, तेरे को कंसेप्ट पता ही है निकालने का, K दोनों में से कॉमन कर लो बाहर, तो यहां पे कितना हो जाएगा? लैम्डा 1 अपॉन में R1 है ना। 2 और होता है, 2 भी बाहर निकालो। कितना बाहर निकालो? एक तो 2 इंटू K इंटू E, ये तो सब बाहर हो गया। इधर कितना हो गया? लैम्डा 1 पहला वाला अपॉन में R1 प्लस के लैम्डा 2 अपॉन में R2। इन दोनों की वैल्यू अलग है, बाकी ये तो रखोगे। निकाल लोगे ना आप? K की वैल्यू 9 इंटू 10 टू 9, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू माइनस 19, लैम्डा 1 तेरे को दे रखा है कितना? 10 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कर लेना कन्वर्ट, 10 टू माइनस 6, लैम्डा 2 की वैल्यू भी दे रखी है, कैलकुलेट कर ले। अच्छा, इसे माइनस में मत रख देना, माइनस में मत रख देना। मैंने क्या बताया? माइनस की वजह से, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने क्या बताया? वेक्टर क्वांटिटी में पॉजिटिव साइन के साथ में रखना है, क्योंकि माइनस यहां पे डायरेक्शन शो करता है। जो भी वेक्टर क्वांटिटी वहां पे चार्ज हो, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी कुछ भी दे दे, विदाउट साइन यूज करना है वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। चल आ जाएगा अब, चल आगे आ जा। अगला क्वेश्चन, चलो सोचो क्या दे रखा है, क्या करना है। आई होप इस टाइप का कल हम डिस्कस कर रहे थे इस टाइप के क्वेश्चन को, तो आई होप ये चीज भी हो जाएगी आराम से। यहां पे एक बार क्या दे रखा है? एक इलेक्ट्रॉन, एक बार क्या दे रखा है? एक प्रोटॉन। हाँ या ना? दोनों कैसे हैं? ग्रेविटी फ्री ही है ना। ये कह रहे हैं कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री फॉल अंडर द ग्रेविटी। अब यहां पे ग्रेविटी फ्री नहीं है, अंडर द ग्रेविटी की बात हो रही है, और वही फ्री फॉल, मतलब यहां पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन भी लग रहा होगा। समझ रहे हैं ना? चलो कैसे करोगे, आपको पता है। यहां पे कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 इंटू 10 कितना है? 4 न्यूटन पर कूलम। द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज रिवर्स्ड, कीप इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज एंड द प्रोटॉन फॉल थ्रू द सेम distance. Compute the time of the fall in the each case. Contrast the situation with the free fall under the gravity. बता किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? प्रोटॉन का ग्रेटर होगा, क्योंकि मैंने तेरे को बता दी थी बात, क्योंकि होता क्यों है प्रोटॉन का बात, क्योंकि एक्चुअली में मोशन अंडर द ग्रेविटी का केस हो रहा है ना। तो यहाँ पे नीचे की तरफ को तुझे पता है, जब इस एक तो इसकी तरफ को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लग रहा है, साथ साथ में कौन सा फोर्स लग रहा होगा? आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। दोनों का सम लग रहा होगा। अब दोनों के सम की वजह से क्या पैदा हो रहा है? बता, एक्सेलरेशन पैदा हो रहा है। हाँ है ना? अरे हाँ है ना? अब जब दोनों का एक्सेलरेशन लग रहा है भाई, तो दोनों के एक्सेलरेशन की वजह से टाइम पीरियड निकालना पड़ेगा। और कितनी डिस्टेंस के लिए है ये? अब यहां पे तेरे को पता है इसका मास क्योंकि छोटा होता है और उसका मास बड़ा होता है। समझ आ रही बात? तो इसको थोड़ा ट्राई कर लेना आराम से, और मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूं, और इसका जो टाइम पीरियड कंप्यूट करके बताना है, तो मतलब दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालनी है टाइम पीरियड की। हाँ, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, उसमें भी इलेक्ट्रिक फॉर्मूला। अरे भाई फॉर्मूला टाइम, इसने पूछा टाइम पीरियड का। एक्सेलरेशन है इसमें, तो एस इक्वल टू क्या लगा देगा? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये तो खत्म, इनिशियल वेलोसिटी 0, एस की जगह क्या जो हाइट दे रखी है वहां से काम कर देगा, खत्म। इक्वल टू 1/2, ए का मतलब एक्सेलरेशन है जो इस पे लग रहा होगा। इसमें एक्सेलरेशन कितने लग रहे होंगे? 2। अरे हाँ है ना, ग्रेविटेशनल भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी। समझ आ रही बात? टाइम पीरियड निकालना, तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू कितना हो गया? 2 इंटू एच। अरे आगे बात समझ में, अपॉन में एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला भी और एक ग्रेविटेशनल वाला भी, और इसका अंडर रूट करेगा तो यहाँ पे प्रोटॉन पे भी तो 2 एक्सीलरेशन। हाँ ऑब्वियसली, पर इस पे क्या होगा मेरे बच्चे? मास ज्यादा है ना इसका। हाँ, कितना गुना मास ज्यादा होता है? 1800 गुना कम से कम इलेक्ट्रॉन से। तो फिर इस पर तो ग्रेविटेशन और ज्यादा। जहाँ भाई, तो मैं कह रहा हूँ, तो इसके लिए कम टाइम लगेगा ना फॉल होने के लिए, यही तो मैं बता रहा हूँ। टाइम टू फॉल दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन फॉर द सेम हाइट विल बी लेस एज कंपेयर टू दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन। बस दैट इज अ सिमिलर केस। आई होप क्लियर है। चल भाई, यही चीजें थी आज जो मैंने तेरे को बताई। खत्म हो जाती है शीट। ओके, तो इन चीजों को और ट्राई कर लेना एक बार, है ना। कोई प्रॉब्लम आए तो पूछो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बार बार चीजों को करते रहो, जब तक प्रैक्टिस करोगे चीजें होती रहेंगी। डन? चलो।